नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी सीधे ए टू एम की पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस नए पॉलिटिकल गेम में मिस्टर ए कौन है और एम का क्या रोल है, आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। आप बार बार ये सुनते होंगे कि मोदी की पार्टी अभी से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। तो क्या तैयारी एक तरफा हो रही है या दोनों तरफ से चल रही है? आज कुछ नए फैक्ट्स आपके सामने हम रखेंगे जिससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि आने वाले चुनाव बहुत आसान नहीं होने वाले हैं। मोदी विरोधियों ने चुपचाप खेल शुरू कर दिया है। मोदी विरोधी प्रचार एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल फोन तक पहुंचाया जा रहा है। 2010 के आसपास नरेंद्र मोदी ने ही सोशल मीडिया और मोबाइल के जरिए पॉलिटिकल प्रचार की शुरुआत की थी। अब मोदी विरोधी वही फॉर्मूला खुद अपनाने लगे हैं। बस मौले अलग अलग हैं, टारगेट अलग है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद एक नई यात्रा शुरू हुई। एक नया इकोसिस्टम करीब करीब तैयार हो गया। मोदी विरोधी नया इकोसिस्टम कैसे काम करता है, कहां से यह ऑपरेट होता है, कैसे चलता है, इसकी झलक आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 23 के लिए, 24 के लिए अलग अलग इकोसिस्टम रेडी हुआ है। सबको मोदी विरोधी टास्क मिला है और यह इकोसिस्टम अभी से मोदी के पीछे पड़ गया है। इसमें पॉलिटिकल प्लेयर्स भी हैं, इंटरनेशनल एजेंट्स भी हैं, मौलानाओं की टोली भी है। एक या दो नहीं, दर्जन भर से ज्यादा मौलानाओं को काम पर लगाया गया है। सबको एक ही झुंझुना पकड़ाया गया है। मोबाइल के कैमरे ऑन हो चुके हैं। अलग अलग लोकेशन पर मंच सज चुके हैं। मजमा लग चुका है। हेट मोदी वाला टेप बजने लगा है। एक मोदी सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी। तो कहा कि ये बोझ पूरे मुल्क पर भारी हो गया है और इस बोझ को जल्दी साफ कर दिया जाए। इस देश में कोई भी नफरत की आग लगाएगा उसको हम सांस लेने नहीं देंगे। जरा हिम्मत करके आगे बढ़ गए तो लड़ाने वाले खत्म हो जाएंगे। चारों तरफ से घेर कर मोदी पर हमले का प्लान बना है। बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ फैलाया जा रहा है। स्क्रीन काली, टेक्स्ट सफेद, एंटी मोदी नया नैरेटिव अभी से सेट। मोदी ने सही कहा था, हमले तेज होने वाले हैं। मोदी ने इशारा दिया था, सब मिलकर एक साथ टूट पड़ने वाले हैं। शब्दशः वही हो रहा है। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी विरोधी जो लाइन राहुल ने लिखी, सेम टू सेम उसी से मिलती जुलती लाइन मौलाना ब्रिगेड की टाइमलाइन पर भी दिखी। मोदी के खिलाफ जैसा टेक्स्ट भाईजान ने फिट किया, मौलानाओं की टोली ने बिल्कुल उसी तरह का टेक्स्ट रिपीट किया। यह मोदी पर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। इसमें राहुल हैं, ओवैसी हैं, अखिलेश हैं, ममता हैं, मदनी हैं, केजरीवाल से लेकर मोदी के तमाम सियासी विरोधी हैं। यह राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से आगे वाला प्लान है। मोदी को लेकर डर फैलाने वाला नया काम है। कभी बीबीसी तो कभी अडानी। डेमोक्रेसी के आगे हिपोक्रेसी फिट करो, मोदी पर अटैक करो। कैमरा ऑन करो, हर रोज नए नए चेहरों को बुलाओ और मोदी विरोधी तराना सुनाओ। मजाक बना दिया है देश का। ही इज मेड अ मॉकरी ऑफ दिस कंट्री। कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। लेकिन यहां मोदी जी तो आईना साफ नहीं करते, तोड़ देते हैं आईना। यह संयोग नहीं, बहुत बड़ा प्रयोग है। कांग्रेस पिछले कई दिनों से अडानी की फोटो में मोदी की परछाई ढूंढ रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की एडिटेड इमेजेस घुमा रही है। मगर अब लोग ये पूछने लगे हैं कि क्या कांग्रेस ने मोदी पर हमले के लिए मौलानाओं की टोली को अपनी परछाई बना लिया है? क्या पर्दे के पीछे से मौलानाओं की टोली को मोदी पर हिट जॉब का नया टास्क दिया गया है? क्योंकि यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि कांग्रेस का इकोसिस्टम
एक अकेला वाले टेक्स्ट को राहुल से कनेक्ट करके मोदी पर अटैक करता है। तो मोदी जी जो है वो मुंबई पहुंचे और अगले ही पल महाराष्ट्र के जलगांव में बैठे मुफ्ती साहब कैमरा और माइक लगाकर पीछे मोदी की फोटो चिपकाकर अडानी फिट करते हैं। चीन और जापान पहुंच जाते हैं, एंटी मोदी कमेंट्री का स्विच ऑन कर देते हैं। इससे पहले भी पहुंचे थे, एक मर्तबा भी अडानी का नाम उनकी मुबारक जबान पर नहीं आया है। अपोजिशन ने कहा कि जैसे चाइना से वो डरते हैं वैसे अडानी का नाम लेने को भी डर रहे हैं। एक मोदी सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी, तो कहा कि ये बोझ पूरे मुल्क पर भारी हो गया है और इस बोझ को जल्द साफ कर दिया जाए। ये जो डायलॉग है, नरेंद्र मोदी के अलावा न कोई मार सकता है, न उनके अलावा ये किसी को अच्छा लगेगा। चीन जाते हैं हजरत तो वहां पर भी कहते हैं कि चाइना से मेरा पुराना रिश्ता है। कितना पुराना है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, शायद उनको भी नहीं मालूम होगा। जापान जाते हैं तो जापान से मेरा पुराना रिश्ता है। जहां जाते हैं, यानी अल्लाह ने हमको ऐसा एक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शक्ल में दिया है कि हर एक से उनका नया रिश्ता नहीं है, सबसे उनका पुराना रिश्ता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझिए। मोदी विरोधियों का प्लान ए है, सोशल मीडिया पर अडानी अडानी जपते रहो, एक मुलाकात वाला टेक्स्ट बार बार फिट करते रहो। और प्लान बी है, मौलाना ब्रिगेड को एक्टिव करो, पहले उनसे अडानी अडानी बुलवाओ, फिर मौका मिलते ही हिंदू मुसलमान वाला टेप बजाने का ऑर्डर भिजवाओ। सोशल मीडिया पर मुफ्ती साहब का एक ऐसा ही वीडियो तेजी से घूम रहा है। यह वीडियो कुछ घंटों पहले ही अपलोड हुआ है। आगे पीछे से मोबाइल रिकॉर्डिंग हुई है और जो कहा गया है वो हेट स्पीच की श्रेणी में ही आता है। जो पकड़े गए थे वो मदरसों के नहीं थे, गोड़ से हमारा नहीं था, नहीं समझा, गोड़ से मदरसे से पढ़ा हुआ नहीं था। मालेगांव में बम ब्लास्ट करने वाले मदरसों में पढ़े हुए नहीं थे। नकली दाढ़ी टोपी वाले जो पकड़े गए थे वो मदरसों के नहीं थे। मोदी पर अटैक की टाइमिंग देखिए। बहुत दिनों से साइलेंट चल रहे भाईजान भी बुधवार को कैमरे पर दिख जाते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भी कैमरे पर आ जाते हैं। ममता बनर्जी का रिएक्शन भी आ जाता है। तीनों अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन सबकी मोदी विरोधी लाइन लेंथ एक जैसी ही है। ये तो लगातार चल रहा है, जो भी केंद्र सरकार खिलाफ बोले उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, चाहे वो कोई राज्य के नेता हो, सरकारें हो, चाहे वो हमारे कांग्रेस के नेता हो, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी हो, चाहे मीडिया हाउस हो, जो कुछ बोले उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये संदेश हो गया। कल बीबीसी कार्यक्रम से स्पष्ट हो गया। It is not only affecting the freedom of press. There will be no media in this country. Media is already controlled by them. I'm sorry to say, media cannot raise their voice. Well, when it suited BJP during emergency, their leaders used to praise BBC. And in fact, now the leaders have quoted in his book that he used to listen to BBC radio while in jail in emergency, and then tell his BJP, then Jan Sangh or whatever party they belong to, about what is happening in India. So now we see that these raids are happening, but I am sure that the BBC will continue to show the truth to the people. The timing is absolutely wrong, and that is why the Press Club and the Editors Guild have issued a right statement about condemning these raids. तो जब आदम आए धरती पर दूसरा आदमी था ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि मोदी विरोधी नैरेटिव बनाने के लिए एक डेंजरस पॉलिटिकल और मौलाना ब्रिगेड का इकोसिस्टम खड़ा किया गया है। बात बुलडोजर से आगे बढ़ गई है। अडानी और बीबीसी तो सिर्फ टूल हैं। इस टूल में छिपा असली किट तो कुछ और ही है। आगे बढ़ गए तो लड़ाने वाले खत्म हो जाएंगे। इसे एक सैंपल से समझिए। मौलाना अरशद मदनी पहले मंच पर आकर कुछ बातें कहते हैं, संघ प्रमुख की बातों को गलत ठहराते हैं, और उसी के बाद सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड हुए 2 वीडियो तेजी से घूमने लगते हैं, जिनमें सीधे सीधे टकराव की बातें होती हैं, भड़काऊ बातें होती हैं। इस देश को हमने बनाया है, बसाया है, सजाया है,
इस देश में कोई भी नफरत की आग लगाएगा उसको हम सांस लेने नहीं देंगे। और मुसलमान और हिंदुओं में बंटवारा करने की कोशिश की या मुसलमानों में आपस में बंटवारा करने की कोशिश की, हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, आज हमारे लिए जो माहौल इस सरजमीन पर बनाया जा रहा है, आपको पता नहीं आप कहां थे, कहां गए, आपका मर्तबा क्या था, आपका मकाम क्या था। इस मुल्क के ऊपर हमने 800 साल हुकूमत करने के बाद 84,000 हमारे बड़े बड़े आलिमों ने कुर्बानी देकर इस मुल्क को बनाया, बसाया और सजाकर मुल्क इनके हाथों में दिया हुआ है। हम मुल्क को टूटने नहीं देंगे। मुल्क के अंदर नफरत की आग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो नफरत की आग चारों तरफ लगाई जा रही है, हमें बंटवारा कराया जा रहा है और चारों तरफ से हमें बांटने की कोशिशें की जा रही है। एक जगह पर आ जाइए और ये गौर कीजिए कि हिजाब का मसला आ जाए, सीए एनआरसी का मसला आ गया, 3 तलाक का मसला आ गया और कोई मसला हुआ, पार्लियामेंट के अंदर एक ही शेर धाड़ता है, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। यह शख्स हिंदुस्तान पर 800 साल हुकूमत की बातें करता है, सीए एनआरसी का टेप बजाते बजाते भाईजान को याद करता है और जो अगला कैरेक्टर माइक पकड़ता है वो सीधे ओवैसी को पीएम बनाने की वकालत करने लगता है। जय श्री राम के बहाने आपत्तिजनक बातें कहता है। मैं अगर कहूंगा कि मेरे ब्राह्मण समाज के भाइयों, आओ ओवैसी के साथ मिलकर इस देश के अंदर ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो मेरा समाज ये कहेगा, देखो ये पंडित ने कलमा पढ़ लिया है, इसी के लिए ये ओवैसी के साथ है। लेकिन आज ये बात सच है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर वो नरेंद्र मोदी जो इस वक्त का विरोध है, उसकी आंखों में आंखें डाल के अगर कोई बोलता है तो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। आज आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान बढ़ जाएंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे। 800 साल हुकूमत करी, खतरे में नहीं आया। ये 8 साल ये बीजेपी की सत्ता आ गई तो आपने कह दिया कि हिंदू खतरे में आ जाएंगे। हिंदू अपने राम पर भरोसा रखता है और राम कभी ये नहीं बताते। अरे अब तो श्री राम भी 2 हो गए। एक हिंदुस्तान के उन सैकड़ों हिंदू भाइयों के जिनको मैं दावत देता हूं कि आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं भी पार्टी छोड़ दूंगा। दूसरी बात, दूसरे से राम उद्देश्य के आतंकवादियों के जो हमारे मुस्लिम भाइयों को मारते हैं, जो दलित भाइयों को मारते हैं और कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाओ। क्यों लगाएं? क्यों लगाएं? समझ रहे हैं आप मोदी विरोधी इकोसिस्टम का गेम कितना बड़ा हो गया है? और किसी गलतफहमी में मत रहिए, यह सब कुछ 2024 के लिए ही हो रहा है। यकीन नहीं होता तो पोस्टर देख लीजिए, जो लिखा है पढ़ लीजिए। 2024 इलेक्शन स्पेशल वाला शो लॉन्च हो चुका है। बहना तुम वोट डालो, डालने की भी जरूरत नहीं, जीतना तो हम ही को है। ऐसे सब इलेक्शन रोते से बच्चे को निप्पल दिए सका। हिम्मत है बैलेट पेपर में इलेक्शन करके दिखाओ, इंशाअल्लाह ताला मुज़म्मिल सैल्यूट करेगा। तुम्हें भी तुम्हारे डिपार्टमेंट तुम्हारा, इलेक्शन कमिश्नर तुम्हारा, इलेक्शन का रूल्स तुम्हारा, इलेक्शन का कानून तुम्हारा, गुंडागर्दी सब तुम्हारे, जीतना क्या कमाल है? हिम्मत है, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्तों, सारे मुल्क के अदर्स पार्टियों को वो कौन सा साम सूंघ गया मुझे नहीं मालूम है। मैं किसी पार्टी का मौका अमना नक्को साहब, हमें ही सो इत्ते तुम्हें बोल रही, इत्ते लड़ रही सो इलेक्शन में, तुम्हें चुना, हमें कहां लड़ रही। हम ना कोसी तुवी पार्टी 3-4 सीटा दे डाली तो इतना खुश हो जाती, रोते से बच्चे को अम्मा निप्पल दी तो बच्चा खुश हो जाता।
जैसे अंग्रेजों के दौर में हिंदू मुसलमान थे, हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हमारे मुगल बादशाहों के दौर में हिंदू मुसलमान थे। लेकिन हमारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, हमारे भरोसों को तोड़ दिया, आज हमको इस पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मौत होगी वरना जीत हमारी होगी। मौलाना मुजम्मिल साहब रशादी हर चुनावी सीजन में एक्टिव हो जाते हैं। ये कुछ और कहे न कहें, करे न करें, हिंदू मुसलमान जरूर करते हैं और हर बार इनके निशाने पर मोदी ही रहते हैं। ये ऐसा नैरेटिव देते हैं कि देश में मोदी की वजह से ही सब गड़बड़ है। समझने के लिए इनका एक और वीडियो देखिए, ये भी कुछ दिन पहले का ही है। कई मुल्क हैं, उसमें से सिर्फ एक अकेला तन्हा हमारा भारत। खाली भारत नहीं बोलना, हमारा बोलना, मेरा बोल नहीं सकता, हमारा, हम सबका भारत। हमारा भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें सिर्फ एक जात के लोग नहीं रहते। अब जरा लड़ रहे, आज से 100 साल पहले ऐसी लड़ाई नहीं थी। एक दीवार के इधर मस्जिद, उसी दीवार के इधर मंदिर। मस्जिद में अजान होती, मंदिर में घंटी बजती। घंटी का एहतराम मुसलमान करता था, अजान का एहतराम हिंदू करता था। इतना प्यारा मुल्क था हमारा। मल्लाबाद के जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सियासी हजरात भी और हमारे हिंदू भाई भी, जरा हिम्मत करके आगे बढ़ गए तो लड़ाने वाले खत्म हो जाएंगे। सियासत लड़ाना जानती है। समझ रहे हैं आप? मोदी विरोधी इकोसिस्टम 3 हफ्तों से ए फॉर अडानी अडानी करते करते अब एम यानी मुस्लिम मुस्लिम करने लगा है। भारत का पहला मालिक कौन है, घर वापसी किसको करनी है, अलग अलग मंचों से अब ऐसी तकरीरें भी रफ्तार पकड़ने लगी हैं। मेरा कौन सा घर है, जगदीश 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 करता रहूं, पूर 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 होता रहे। पूर तो ठीक है, पुर ठीक नहीं है। तो मैं कहीं नहीं जा सकता जब तक कि वो इजाजत न दे। मगर मैं कैसी ऐसे इलाके में चला जाऊं जहां इंसान है ही नहीं, कोई आदमी नहीं है, तो मालिक कौन है वहां का? तो जब आदम आए धरती पर दूसरा आदमी था ही नहीं, तो भारत का मालिक कौन? भारत का पूरा पहला मालिक आदम। तो आदम के मानने वाले, ये भारत हमारे दादा की धरती है। मुसलमान भारत में किराएदार नहीं, उसके बाप की जमीन है। हर आदमी आदम की औलाद, सारे नबियों के पूर्वज आदम, सारे वलियों के पूर्वज आदम, सारे साधु संतों के पूर्वज आदम, सारे बड़े बड़े लोगों के पूर्वज आदम। तो पूर्वज का धर्म अपनाना है तो आदम का दामन पकड़ो, वरना घर वापसी तेरी होगी, हमारी नहीं होगी। मोदी पर अटैक करने वाले सेम ओल्ड कैरेक्टर्स सेम ओल्ड पैटर्न के साथ एक बार फिर नजर आने लगे हैं। मजमा लगते ही उसी पुराने अंदाज में नोट बरसने लगे हैं। हर 2 सेकंड में चीख पुकार मचने लगी है। नॉन स्टॉप अजब गजब थ्योरी दी जा रही है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV वालों के लिए दुनिया के तमाम डकातेर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, न्यूटन, आइंस्टाइन की औलादों के लिए जवाब था। तू सबसे बड़ा सूरज को मानता है, अरे वो तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है, डार्विन की थ्योरी जिसके सामने तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती
पेश किया तो इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाए। लेकिन मोदी विरोधी इकोसिस्टम जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहा है, क्या वो उसमें कामयाब हो पाएगा? क्या वाकई 2024 से पहले हिंदू मुसलमान ही सबसे बड़ा एजेंडा बनेगा? जवाब मुफ्ती गुलाम रजा कादरी से सुनिए। ये भी तकरीरें करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मगर मोदी और योगी की तारीफ में कसीदे भी पढ़ते हैं। एक बात मैं बड़ी डंके की चोट पर कह रहा हूं, बहुत डंके की चोट पर। आप कहते हैं मोदी योगी मोदी योगी। मेरा मसला किसी के मजहब से नहीं, वो किसी की सपोर्ट से नहीं, मगर एक बात दूसरी तरफ मत लेके जाना, सियासत की तरफ। मैंने तो कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ना। एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं उसकी तरफ जाना। आज इतनी बड़ी कुर्सियां इनके पास क्यों है? कभी सोचा? कभी सोचा क्यों है? इतनी पावर क्यों है? कभी सोचा? एक बात बताऊं, चाहे इनके उसूल गलत ही सही, मगर ये लोग अपने उसूलों के बहुत पाबंद हैं। तुमने कभी सुना ये मोदी का भाई है इसकी भी नेतागर्दी चल रही है, ये योगी का भाई है भाई इसकी भी ये नेतागर्दी चल रही है? सुना तुमने कहीं? मुझे बताओ अगर सुना हो तो। आज भी मैंने एक दिन देखा योगी की बहन दुकान बेच रही है परचूनी की। सुना तुमने कभी? उनके उसूल पाबंद सख्त है, उनकी आइडियोलॉजी जो हो वो हो, उसूल उनके बड़े सख्त हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम कौन सा नया स्वांग रचा रहा है। वो प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक करके 24 वाली स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है, इसीलिए इतना हिंदू मुसलमान हो रहा है। मगर अब एक एक करके सबकी पोल खुलती जा रही है। हमने आसान समझ लिया खाली खैरों को गालियां देना, बस पेपरों में लिख दिया जाता, टीवियों पे बोल दिया जाता मोदी ने ये किया, मोदी ने। मैं बोल रहा छोड़ो मोदी को, इस कौम के बारे में बताओ, ये कौम कितनी बर्बाद हो गई है, ये कौम कितनी जालिम हो गई है। आज पुलिस वाले गैर मुस्लिम हमारे पीछे डंडे लेके फिर रहे। अरे मुसलमान तू ये क्या कर रहा? अरे मुसलमान तू ये क्या कर रहा? अरे मुसलमान तू ये क्या कर रहा? अल्लाहु अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह। कितना बदतरीन दौर आ गया इस कौम के ऊपर कि आज ये कौम को नेक बनाने के लिए अल्लाह गैरों को भेज रहा है, जबकि ये कौम आई गैरों को नेक बनाने के लिए, गैरों को अच्छाई का सबक देने के लिए। और ये कौम इतनी गिर गई, इतनी गिर गई, इतनी जलील और रुसवा हो गई कि आज इस कौम को डंडे मार के सुधारने की नौबत आ गई है। इस कौमों को रातों में चबूतरों से पकड़ के जेलों में डालने की नौबत आ गई है, नौज़बिल्लाह। इतना बदतरीन वक्त आ गया इस कौम के ऊपर। खुदा राय मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता ऐसे मत बनो मेरे भाई, इतने बुरे मत बन जाओ कि तुम्हारी बुराई पेपरों में छपने लगे। अल्लाह अकबर। इतने बदकार मत बन जाओ कि तुम्हारी बदकारियों पर नौज़बिल्लाह खैरों को तुमको सुधारने के लिए मीटिंगां करना पड़े। अस्तगफिरुल्लाह। इतने नीचे मत गिर जाओ कि टीवियों पे, रेडियो में, व्हाट्सएपों पे, फेसबुकों पे तुम्हारी बुराई की कहानियां बयान होने लगे, मुसलमान को जलील खार करने पड़े। इतने बुरे मत बनो, इतने बुरे। अबे बेवकूफ, तू गैरों को तो गालियां दे रहा जुल्म और ज्यादती पे, तू कौन सा सवाब का काम कर रहा? तू कौन सा सवाब का काम कर रहा? कल से हिंदुस्तान में चुनाव शुरू हो जाएंगे। कल त्रिपुरा में इलेक्शन होगा और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चुनाव होगा। दक्षिण का बड़ा राज्य कर्नाटक, सेंट्रल इंडिया का अहम राज्य मध्य प्रदेश, कांग्रेस के शासन वाले राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां इसी बरस चुनाव होने हैं। बीजेपी ने विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी इंटरनल सर्वे करवा लिया है। पार्टी के कुछ सीनियर नेता बताते हैं कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे का तरीका बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग होता है। एजेंसी के अलावा पार्टी अपने काडर और फिर संघ, तीनों के जरिए ग्राउंड की सही पिक्चर पता करती है। बीजेपी का टारगेट है त्रिपुरा से जीत की शुरुआत हो और 2024 के मई महीने तक वो एक भी चुनाव ना हारे। लेकिन इस रास्ते में कई रोड़े हैं। बीजेपी को कहां कहां से ग्रीन सिग्नल मिलता दिख रहा है और रास्ते में कहां पर रेड सिग्नल है, जानिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। स्ट्रेटजी बन गई है, फोकस क्लियर है। अब की बार 303 नहीं, टारगेट 404 पार है। लेकिन ये होगा कैसे? मोदी की स्ट्रेटजी क्या है? मोदी का सबसे ज्यादा फोकस कहां है? टारगेट 404 का चक्कर क्या है? 303 सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का
मैजिक नंबर है जिसे अपने दम पर बीजेपी ने अचीव किया था। इस बार बीजेपी के टारगेट पर 1984 में कांग्रेस का 404 वाला रिकॉर्ड है और बीजेपी के टारगेट पर यही नंबर है। अपने इस टारगेट के लिए बीजेपी ने पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया है। बीजेपी का पूरा फोकस 160 सीट पर है। ये वो सीट है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती, लेकिन इस सीटों पर बीजेपी का समर्थन मिलता रहा है, जहां कुछ सीटों पर हार जीत का फासला बहुत कम मार्जिन का रहा है। अब सवाल है कि ये 160 नंबर आया कहां से। पहले उसको समझते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 353 सीटें मिली थी। उस वक्त शिवसेना और जेडीयू का साथ था। सीधा सीधा गणित, 543 में से 353 सीट निकाल दें तो 190 सीट पर एनडीए हारा था। करीब 30 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी नंबर 2 पर थी। 190 में से 30 सीटें निकाल दी जाएं, तब आता है 160 का आंकड़ा। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी की कोशिश है इस बार का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर को छू जाए, और इसके लिए बहुत जरूरी था पार्टी उन सीटों पर भी जीत हासिल करे जहां या तो वो पिछले चुनाव में हारी या उसके पहले कभी जीती नहीं। ऐसी 160 सीटों का चयन फिलहाल किया गया है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर 200 तक हो सकता है। फिलहाल इन 160 सीटों पे जो रणनीति है उसमें प्रवास की जो योजना है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 100 सीटों पे प्रवास करने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह 60 सीटों पे। इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेके पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक इन सीटों की जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई है। कोशिश ये है कि चाहे केंद्रीय योजनाएं हों या फिर राज्यों की योजना या फिर वहाँ के लोकल मुद्दे, इन सब के सहारे जनता के बीच संपर्क करके ऐसा माहौल बनाया जाए कि उन सीटों के वोटर्स भी कह सकें मोदी मोदी। बीजेपी के 2024 के लोकसभा गणित के इक्वेशन को समझे। 543 में से 160 सीट निकाल दें तो 383 सीटों पर बीजेपी पूरी ताकत के साथ फुल फ्लैश चुनाव लड़ रही है। वहां उसकी नेक टू नेक फाइट है। बची 160 सीटें जहां बीजेपी नहीं जीती, वहां इस बार पूरी ताकत के साथ बीजेपी फाइट देना चाहती है। बीजेपी की तैयारी कैसी है, बस आप इसी से समझ सकते हैं कि 160 में से 100 सीटों का दारोमदार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद अपने कंधों पर ले लिया है। इन 100 सीटों पर जेपी नड्डा पूरी ताकत झोंकेंगे और 60 सीटों पर अमित शाह स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसके अलावा टीम मोदी के शार्प लीडर्स को भी अलग अलग प्रोजेक्ट दिए गए हैं जो बीजेपी के सबसे ज्यादा टफ टास्क हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तमिलनाडु से आने वाली निर्मला सीतारमण को महाराष्ट्र में बारामती लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। बारामती बीजेपी के लिए कितना टफ चैलेंज है वो भी समझिए। पिछले 31 साल से सीट पर पवार परिवार का कब्जा रहा है, जहां से शरद पवार 6 बार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले 3 बार और उनके भतीजे अजीत पवार 1 बार सांसद रहे हैं। पिछली बार सुप्रिया सुले को 6,86,714 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी की कांचन राहुल कुल दूसरे नंबर पर रहीं। सुप्रिया सुले ने उन्हें 1,55,774 वोट से हराया था। 2014 से लेकर अब तक बीजेपी ने ऐसे कई चैलेंज लिए हैं। जो बड़े बड़े सुरमाओं के गढ़ थे वहां कमल खिलाया है। इसीलिए 2024 में भी बीजेपी अपने विरोधियों को किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। बारामती में भी बीजेपी ने स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार के बारामती में इस बार बीजेपी सेंधमारी करने की योजना बना रही है। इस सीट से फिलहाल सुप्रिया सुले सांसद है, लेकिन बीजेपी हर हाल में इस बार ये सीट जीतना चाहती और इसीलिए बीजेपी ने योजना भी बनाना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस सीट की जिम्मेदारी दी गई है। हाल ही में निर्मला सीतारमण इस सीट पर गई थी, यहाँ पर उन्होंने मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। बीजेपी की कोशिश है कि इस सीट से एक मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए। साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने यहाँ से अच्छी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली और इसलिए इस बार वो कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा तगड़ा उम्मीदवार सुप्रिया सुले के खिलाफ उतारा जाए ताकि इस सीट को जीता जा सके। सूत्र बता रहे हैं कि सुप्रिया सुले के खिलाफ रूपाली चाकणकर को उतारने की तैयारी बीजेपी कर रही है। फिलहाल रूपाली चाकणकर एनसीपी का ही हिस्सा है और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की वो अध्यक्ष भी हैं। सूत्र बता रहे हैं कि रूपाली चाकणकर और महाराष्ट्र बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता की 2 बार बैठक भी हो चुकी है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर रूपाली चाकणकर का कहना है कि वो एनसीपी नहीं छोड़ने वाली है। तमाम तरह की खबरें गलत है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं
कि रूपाली चाकणकर के रूप में बीजेपी को वो चेहरा नजर आ रहा है जो सुप्रिया सुले को इस सीट से मात दे सकता है। बातचीत फिलहाल शुरुआती दौर में है। बीजेपी की कोशिश यही है कि ऐसा चेहरा दिया जाए ताकि पिछले कई वर्षों से पवार जिस बारामती पर राज कर रहे हैं वहां पर इस बार कमल खिलाया जा सके। इसी तरह से मोदी टीम के रणनीतिकार भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र की 4 सीटों की रणनीति बनाएंगे, जिसमें बुल्ढाना से शिवसेना के जाधव प्रताप राव गणपत राव सांसद हैं, जिन्हें 2019 में 5,21,977 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के बासवराज शिग्ने को 1,33,287 वोट से हराया था। चंद्रपुर में कांग्रेस के सुरेश धनोरकर ने बीजेपी के हंसराज गंगराम अहिर को 44,763 वोट से हराया था। हिंगोली में शिवसेना के हेमंत पाटिल ने कांग्रेस के सुभाष वानखेड़े को 2,77,856 वोट से हराया था, जबकि औरंगाबाद में AIMIM के इम्तियाज जलील ने शिवसेना के चंद्रकांत खैरे को सिर्फ 4,492 वोट से हराया था। इन चारों सीटों पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा दमदार कैंडिडेट्स ढूंढना। चंद्रपुर को छोड़कर हिंगोली, बुल्ढाना और औरंगाबाद में बीजेपी ने अब तक ध्यान ही नहीं दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है गठबंधन धर्म का पालन। इसी धर्म का पालन करते हुए बीजेपी ने अब तक ये सीटें शिवसेना के लिए छोड़ रखी थी। वहीं 2019 में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बावजूद हंसराज अहिर चंद्रपुर से चुनाव हार गए थे। इन चारों सीटों पर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश अभी से शुरू भी कर दी है। बीजेपी के लिए जो अभेद्य किले हैं सबसे ज्यादा दक्षिण में है। जिस रणनीति के तहत बीजेपी चल रही है, अगर उसे दक्षिण से सपोर्ट मिलता है तो वो अपने 2024 के मिशन को आसानी से अचीव कर सकती है। खासतौर पर तमिलनाडु की कुछ सीटों पर जनरल वीके सिंह को लगाया गया है, जिसमें शिवगंगा, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और वेल्लोर अहम है। शिवगंगा में कांग्रेस के कार्ति चिदम्बरम जीते, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। तिरुनेलवेली में डीएमके जीती है, बीजेपी के सहयोगी AIADMK दूसरे नंबर पर रही है। कन्याकुमारी सीट कांग्रेस के हाथ में है, बीजेपी यहाँ सेकेंड नंबर पर है। कन्याकुमारी दक्षिण की सीट है जहां बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है। उसी तरह वेल्लोर में बहुत कम मार्जिन के साथ डीएमके ने AIADMK से सीट छीनी थी। बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत पर भी है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी ने साल 2019 के चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अब बाकी 4 राज्यों में भी बीजेपी फोकस कर रही है। हालांकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। पिछले चुनाव की बात कर लें, 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी को 2014 के मुकाबले 2% कम वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी को 5.5% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में ग्राफ और भी गिर गया। 3.5% वोट उस हालात में मिले जब बीजेपी ने AIADMK के साथ गठबंधन किया था। लेकिन अब हाल ही में स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। करीब 7.25% वोट बीजेपी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में लिए हैं और इस बात ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक तरह से नया उत्साह भर दिया है। इसी वजह से बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है जिसमें पिछले चुनाव में वो कम अंतर से आ रही थी और इसके लिए नए वहाँ पर चुनाव प्रचार के तरीके अपनाए जा रहे हैं। साथ ही तेलंगाना भी बीजेपी के फोकस में है। पिछली बार चुनाव में बीजेपी ने वहाँ से 4 सीटें निकाली थी और इस बार बीजेपी वहाँ पर जबरदस्त मेहनत कर रही है और चाहती है कि 17 सीटों में से ज़्यादा सीटें तेलंगाना से भी निकाली जा सके। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी के पास बहुत कुछ करने के लिए है और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस बीजेपी कर रही है। दक्षिण में अगर बीजेपी जीतती है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी 160 सीट के अपने लक्ष्य के जरिए विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक विजय भी हासिल करना चाहती है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश का रायबरेली। रायबरेली के लिए टीम मोदी के सबसे सॉलिड और अनुभवी नरेंद्र तोमर को चुना गया है। नरेंद्र तोमर की कोशिश होगी कि ऐसी रणनीति बनाएं जिसके जरिए कांग्रेस की सबसे ताकतवर सीट को कमजोर कर कमल खिला दिया जाए। उसी तरह से अम्बेडकर नगर में काबिज हाथी को हटाकर बीजेपी के लिए रास्ता तैयार हो। अब सवाल है कि बीजेपी की रणनीति रायबरेली में कितना गुल खिलाएगी।
इसका जवाब है पिछले चुनाव के आंकड़े। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं। देखा गया है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी का वोट प्रतिशत कम हुआ है। 2014 में सोनिया गांधी को जहां 63.80% वोट मिले, 2019 में 55.80% वोट मिले, लगभग 8% वोट परसेंटेज घटा। जबकि बीजेपी को 2014 में 21.05% वोट मिले थे और 2019 में 38.36% वोट मिला, जो पिछले चुनाव से 17.31% ज्यादा था। पीएम मोदी की चुनावी रणनीति का अगर ठीक तरीके से आकलन किया जाए तो एक बात साफ समझ में आती है। मोदी का चुनावी मंत्र है, ये दिल मांगे मोर। मोदी एंड टीम अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि और ज्यादा के लिए कोशिश करती नजर आती है। उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है उत्तर प्रदेश को लेकर। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन पार्टी फिलहाल उससे संतुष्ट नहीं। पार्टी उन सीटों पर भी उत्तर प्रदेश में विशेष ध्यान लगाए हुई है जहां पिछले चुनाव में पार्टी हार गई थी। पार्टी के बड़े सूत्रों का यह दावा है कि यूपी में जीती गई सीटों के अलावा उन 4 सीटों पर भी बीजेपी की जीत कम से कम तय हो सकती है जिनमें पिछले चुनाव में बीजेपी हार गई थी। इसी प्रकार से बंगाल में भी सीटों के इजाफा की बात कही जा रही है, उड़ीसा में भी, तमिलनाडु हो या केरल। ओवरऑल बीजेपी की रणनीति साफ समझी जा सकती है कि पार्टी अपनी पूरी ताकत इस लिहाज से लगा रही है ताकि टारगेट अगर अचीव ना भी हो तो जितना मिले वो सेटिस्फैक्टरी से ज्यादा हो। बीजेपी ने 160 सीट पर फोकस किया है तो उसमें पंजाब पर भी स्पेशल अटेंशन है, क्योंकि जब से अकाली दल से नाता टूटा है तब से बीजेपी पंजाब में सियासी सांस नहीं ले पाई है। इसीलिए पंजाब की जिम्मेदारी गुजरात के मनसुख मंडाविया को दी गई है, जिसमें उन्हें संगरूर, पटियाला और लुधियाना संभालने के लिए कहा गया है। संगरूर अकाली दल के हाथ में आ गई है। आप कांग्रेस से तिकोनी लड़ाई रही है। पटियाला से परनीत कौर सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। यहाँ भी आप कांग्रेस और अकाली दल के बीच लड़ाई है। लुधियाना कांग्रेस की सीट है, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। अमरिंदर सिंह से लेकर बड़े बड़े नाराज कांग्रेसी बीजेपी के पाले में आ गए हैं। इसीलिए बीजेपी को पंजाब से भी उम्मीद जगी है। लेकिन क्या सिर्फ लीडर्स को उतार देने से राह आसान हो जाएगी? वो भी तब जब भाषाई चैलेंज हो, क्योंकि बीजेपी ने लैंग्वेज के आधार पर किसी को जिम्मेदारी नहीं दी है। तमिलनाडु के जिन 4 शहरों को जिम्मेदारी दी गई है वो वीके सिंह यूपी से आते हैं, निर्मला सीतारमण तमिलनाडु से आती हैं, मनसुख मंडाविया गुजराती हैं, लेकिन पंजाब का चैलेंज सॉल्व करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री रैलियों और पार्टी के मंच से जितनी हो सके उतनी भाषा सीखो की बात करते हैं, तो उनका मतलब ऐसे ही चैलेंज से होता है। So many languages. In a way, it is a force multiplier. But language also been exploited by selfish interests to create artificial walls in the country to divide. Today, I have a humble suggestion. Can we not use the power of language to unite India? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।